नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूजीसी ने देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक नया नियम बनाया है। जैसे ही ये नियम लागू होता है, तुरंत ही देश में संघर्ष, सवाल और समर्थन या विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई सवर्ण लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये देश में भेदभाव को रोकने के लिए नहीं बल्कि ये असमानता बढ़ाने के लिए है। जबकि वहीं एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का कहना है कि ये देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करेगा और समानता में वृद्धि करेगा। ये जो कानून है, ये जो पूरा नियम है, यहाँ पर मेरे पास पीडीएफ में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी कानून को, इसी विनियम को आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि इस कानून में, इस विनियम में क्या ऐसा है, क्यों लोग इसका विरोध और क्यों लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। ये पूरा पीडीएफ मेरे पास है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। फिलहाल हम इसको थोड़ी सरल भाषा में समझेंगे क्योंकि ये कानूनी भाषा है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर मैं यहीं से आपको समझाना शुरू करूँगा तो वो शब्द आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इस पूरे कानून को, इस पूरे विनियम को। इस विनियम का नाम है यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। समता को ही इक्विटी कहते हैं। तो ये जो कानून है यूजीसी के द्वारा लाया गया है और ये यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पे भेदभाव को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यह नियम क्यों बनाया गया। यूजीसी का उद्देश्य है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी के साथ भी इन आधारों पर भेदभाव ना हो। वो आधार कौन कौन से हो सकते हैं? धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, नस्ल के आधार पर ना हो, जन्म स्थान के आधार पर ना हो, जाति या जनजाति के आधार पर ना हो, लिंग, पुरुष महिला आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, या दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये यूजीसी ने बनाया है इस उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया। इन आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव ना होने पाए, ये इसका उद्देश्य है। यह नीति 2020 में भी पूर्ण समता और समावेशन पर जोर दिया गया था। इसी कारण यूजीसी ने पुराने नियम जो 2012 में बनाए गए थे उसको अपडेट करके 2026 का नया नियम बनाया गया। यानी ये जो नियम है ये 2012 का ही नियम है, उसी को थोड़ा सा और सख्त किया गया है, उसी को थोड़ा कठोर किया गया है। ऐसा नहीं कि ये नियम आज बनाया गया है, जनवरी 2026 में बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये नियम पहले से ही बना हुआ है और उसी को थोड़ा सा अपडेट किया गया है। अब बात आती है यह नियम किन पर लागू होगा। तो यह नियम भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा, जैसे विश्वविद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। और ये कब से लागू होगा? गजट में प्रकाशित होने की तिथि से ही ये लागू होना माना जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह नियम क्यों बनाया गया है और किन पर लागू होगा। ठीक है, तो ये किन पर लागू होगा? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उन पर लागू होगा। नियम का उद्देश्य मैंने बताया ही कि भेदभाव को ख़त्म करना है। और किन आधारों पर भेदभाव को ख़त्म करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया। धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, दिव्यांगता, इन सारे आधारों पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, ये उद्देश्य है। कैंपस में बराबरी, सम्मान और समावेशन को बढ़ाना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। जो कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है उसमें सभी बच्चों में एक बराबरी, सम्मान और समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी को ऊंच नीच की भावना से ग्रसित ना होना पड़े। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर देखिए इस कानून में ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दिव्यांगजन जैसे वंचित कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव रोकने का जो है इसमें प्रावधान किया गया है, ये इसका उद्देश्य है। SC ST OBC EWS या दिव्यांगजन वर्ग जो है, इनके खिलाफ जो भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी उच्च शिक्षा संस्थान में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जरूरी शब्दों के कुछ मतलब समझ लेते हैं। जैसे इसमें कानून में पीड़ित शब्द या पीड़ित व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है। तो पीड़ित व्यक्ति वो होगा जिसे भेदभाव का सामना करना पड़े या जिसने शिकायत किया हो या जिसे नुकसान हुआ हो, वो पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा। अब भेदभाव कैसा होगा? किसी के साथ गलत या पक्षपाती व्यवहार खुले तौर पर हो या छुपे तौर पर हो, जैसे शिक्षा या अवसर में बराबरी ना दिया जाए आपको, तो ये भेदभाव होगा। अब भेदभाव जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रोफेसर ने जन्म या जात के आधार पर या लिंग के स्थान आधार पर क्या हुआ कि इंटरव्यू में नंबर कम दिए। आप मान लीजिए PhD में एडमिशन लेने गए या किसी यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा में आपको जाति के आधार पर देख करके कम अंक दिया गया, इंटरव्यू में कम अंक दिया गया। तो ये सारे भेदभाव को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। समता को बढ़ावा देने के लिए, यानी सभी को बराबर अवसर और अधिकार मिले। हितधारक, अब हितधारक कौन होगा? अब ये छात्र हो सकते हैं, जैसे छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है, शिक्षक, कर्मचारी, मैनेजमेंट, संस्थान प्रमुख, ये सब हितधारक हैं। समता समिति यानी इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा। जब किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा तो उसी के लिए जो शिकायतें आएंगी उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे तौर पर बताया गया है। आगे देखते हैं, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी क्या होगी? अब जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? मान लीजिए उनके पास शिकायत आती है कि हाँ फला व्यक्ति के साथ, फला छात्र के साथ भेदभाव हुआ है, तो यूनिवर्सिटी का काम क्या होगा? भेदभाव को मिटाना होगा, समता बढ़ानी होगी, भेदभाव रोकने के लिए सुरक्षा प्लस रोकथाम के उपाय करने होंगे, भेदभाव की अनुमति नहीं देनी है और ना ही नज़रअंदाज करना है। यानी अगर कहीं भेदभाव हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संस्था प्रमुख जैसे वाइस चांसलर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, यह सुनिश्चित करेगा कि नियम सही से लागू हो। तो ये आपको मैंने इसका उद्देश्य समझा दिया। और ये जो इसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे भेदभाव हो, समता हो, पीड़ित व्यक्ति हो, हितधारक हो, समता समिति, ये सब भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब इसको और आगे हम लोग समझते हैं। समान अवसर केंद्र बनाना जरूरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EOC। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? समान अवसर केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, EOC, चाहे कॉलेज हो, IIT हो या फिर कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान है, तो वहाँ पे सबका अपना एक अलग एक सेंटर होगा। अब इसका काम क्या होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो वंचित समूहों के लिए बनी नीतियाँ, योजनाएं सही से लागू हों या नहीं लागू हो रही हैं, उसको देखना, उसकी जांच पड़ताल करना। भाई वंचित समूहों के लिए बहुत सारी सरकार नीतियाँ बनाती है, योजनाएं लाती हैं, तो क्या उन नीतियों, उन योजनाओं का लाभ मिल पाता है वंचित समूह को या नहीं, इसकी जांच करना। छात्रों को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक मदद या मार्गदर्शन देना, ये इस समिति का या इस सेंटर का काम होगा। कैंपस में विविधता, समावेशन बढ़ाना। विशेष नोट, अगर किसी कॉलेज में 5 से कम शिक्षक हैं तो उस कॉलेज के EOC का काम करके उसके एफिलिएटेड विश्वविद्यालय का EOC करेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो किसी विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं, तो मान लीजिए किसी कॉलेज में शिक्षक बहुत कम है, 5 से भी कम है, तो उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? यूनिवर्सिटी वाला सेंटर माना जाएगा। जो यूनिवर्सिटी का सेंटर है EOC, वही उस कॉलेज के लिए काम करेगा।
ईओसी का तालमेल इनसे होगा। अब ईओसी जो होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, उसमें लोग कहाँ कहाँ से आएंगे? तो इसमें सिविल सोसाइटी या लोकल मीडिया के लोग होंगे, पुलिस, जिला प्रशासन होगा, एनजीओ, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, ज़रूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी से कानूनी मदद भी ली जाएगी। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि ईओसी यानी कि जो इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक समता समिति की गठन भी किया जाएगा। समता समिति यानी इक्विटी कमेटी का गठन भी किया जाएगा। और इसमें कौन कौन लोग होंगे? देखिए, ईओसी के अंदर इक्विटी कमेटी बनेगी, यानी जो केंद्र होगा, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक केंद्र बनेगा। अब उस केंद्र, उस संस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों की कमेटी बनेगी। तो उसमें कौन कौन से लोग होंगे उस कमेटी में? सबसे पहले संस्थान का प्रमुख अध्यक्ष होगा। उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? संस्थान का प्रमुख। जैसे यूनिवर्सिटी है कोई, तो वहाँ के जो कुलपति हैं वो अध्यक्ष हो जाएंगे। कोई कॉलेज है तो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर इसके अलावा और कौन होंगे? 3 वरिष्ठ प्रोफेसर या संकाय सदस्य होंगे। एक गैर शिक्षण कर्मचारी होगा, यानी एक कर्मचारी भी होगा उसमें। 2 सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि होंगे, 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे और ईओसी कोऑर्डिनेटर भी होगा। तो इतने लोग उस समिति में बनेंगे जो जांच करेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ इस जगह पे भेदभाव किया गया है। ध्यान देने योग्य बात क्या है? समिति में ओबीसी, दिव्यांगजन, एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। अब यानी कि ये जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें सवर्ण वाले ही होंगे, इसमें सभी कैटेगरी के लोग होने चाहिए। ठीक है। अब ये जो समिति है इसकी मीटिंग कब कब होगी? तो साल में 2 बार कम से कम इसकी मीटिंग होनी ही चाहिए। कम से कम 2 बार एक साल में, यानी हर एक 6 महीने पे इसकी मीटिंग होनी अनिवार्य है। कोरम क्या होना चाहिए, यानी कितने लोग रहेंगे तब इसकी मीटिंग होगी? कम से कम 4 लोग होने चाहिए। जैसे एक अध्यक्ष होगा, एक स्पेशल इनवाइट्स को छोड़कर। ठीक है, तो 4 लोग होने चाहिए। इतने लोग मैंने यहाँ पे बताए हैं, इनमें से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए, तभी कोरम पूरा माना जाएगा। अब ये जो ईओसी है इसके मुख्य काम क्या है? सबसे पहले कैंपस में बराबरी, समान अवसर सुनिश्चित करना, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। दूसरा है छात्र स्टाफ में भेदभाव की सोच खत्म करना। ठीक है, तो ये दूसरा काम होगा। जो लोगों के मन में ईर्ष्या, द्वेष भावना है, एक दूसरे के खिलाफ ऊंच नीच की भावना है, उसको खत्म करना। अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों में अच्छा माहौल बनाना। फिर समावेशन के लिए जागरूक करना, वंचित समूह के छात्रों की मदद करना, जो बहुत पीछे रह गए हैं पढ़ाई लिखाई में, उनको आगे लाना। शिकायतकर्ता को बदले प्रतिशोध से बचाना, यानी जो शिकायत करता है किसी के साथ, मान लीजिए भेदभाव हुआ और वो शिकायत करता है, तो अक्सर उस पर जो है खतरे मंडराने लगते हैं। तो जो शिकायत करता है उसको भी बचाना कर्तव्य होगा भाई। फिर सरकारी यूजीसी योजनाओं की जानकारी फैलाना। मान लीजिए कोई सरकार या यूजीसी कोई नए नियम या योजनाएं या नीतियां बनाती हैं वंचित लोगों के लिए, तो उसको जो है उसकी जानकारी फैलाना, लोगों तक पहुंचाना। कौन से काम भेदभाव माने जाएंगे इसकी उदाहरण सूची बनाना। हर एक जगह पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि हाँ, अगर ऐसा काम करेंगे तो ये भेदभाव माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कैंपस में लगा होता है रैगिंग, जो आप रैगिंग करते हैं लोगों की। जैसे पहले, अब तो फिलहाल नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता था, जब नए लोग जाते थे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल में, तो वहाँ पे उनकी रैगिंग की जाती थी सीनियर लोगों के द्वारा। तो वहाँ पे बोर्ड लिखा होता है अब कि अगर आपने ये कार्य किए तो ये रैगिंग की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा गया है कि उदाहरण सूची उसकी बनाए, यानी बोर्ड पर लिख के उसको टांग दे कि हाँ, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो ये भेदभाव माना जाएगा। वंचित समूहों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को समावेशी बनाना। एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होता है जो उसमें भेदभाव किया जाता है, उसको समाप्त करना। मदद के लिए संसाधन जुटाने हैं, सरकार एजेंसियों से समन्वय। भेदभाव रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखना, यानी हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक संस्थान, हर एक कॉलेज अपना
एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाएगा जिस पे शिकायतकर्ता शिकायत कर सकता है, अगर चाहे तो ऑनलाइन करे चाहे तो ऑफलाइन करे। इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर क्या है? अब दो और पद बनाए जाएंगे। एक तो इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा जिसको समता समूह कहेंगे। ये एक प्रकार से जैसे एक टीम होती है जिसमें कुछ लोग होंगे, छोटी सी टीम होगी और ये जांच पड़ताल करेगी, सर्वेक्षण करेगी, सर्वे करेगी दौड़ दौड़ कर हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि किसी के साथ ऐसा तो नहीं भेदभाव हो रहा है। तो कैंपस में निगरानी रखने के लिए एक छोटी टीम होगी। ये संवेदनशील जगहों पर नियमित निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट किसको देगी? ईओसी को। ईओसी जो सेंटर है उसी को ये रिपोर्ट सौंप देगी। फिर इक्विटी एम्बेसडर होगा, समता दूत भी होगा। ये हर विभाग में होगा, कम से कम एक व्यक्ति होगा। जैसे होता है नहीं, हर एक देश में हर एक दूसरे देश का दूत होता है, राजदूत। ऐसे ही हर एक विभाग में, हर एक हॉस्टल या हर एक कॉलेज में कम से कम एक व्यक्ति समता दूत के रूप में कार्य करेगा। ये समता का संदेश फैलाएगा, ईओसी के संपर्क में रहेगा, समता उल्लंघन की सूचना जल्दी से देगा। अगर कहीं किसी के साथ समता उल्लंघन होता है, भेदभाव होता है, तो तुरंत इसकी सूचना ईओसी को देगा। ईओसी की रिपोर्ट साल में 2 बार, ये मैंने आपको बता ही दिया। हर साल जनवरी के अंत में तथा जुलाई के अंत में ईओसी को अपनी रिपोर्ट वेबसाइट पर डालनी होगी। रिपोर्ट में छात्र कर्मचारी की डेमोग्राफिक जानकारी होगी, पिछले साल की ड्रॉप आउट दर होगी, मिली शिकायतें और उनका स्टेटस होगा। यानी जो साल में 2 बार रिपोर्ट तैयार करनी है ईओसी को और उसको ऑनलाइन अपलोड करना है और उस पर सारी चीज़ें लिखी होंगी कि हाँ इतनी शिकायतें आई, इतनी शिकायतों का निवारण किया गया। समता हेल्पलाइन यानी इक्विटी हेल्पलाइन नंबर भी बनाया जाएगा, 24/7 काम करेगा। ठीक है, चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान क्यों ना हो, हायर एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, HEI का मतलब होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इनको अपना एक समता हेल्पलाइन पोर्टल बनाना पड़ेगा, यानी हेल्पलाइन नंबर शुरू करनी होगी। जैसे कस्टमर केयर होते हैं ना, ऐसे ही इनको भी अपना शुरू करना होगा जो 24 घंटे काम करे। अगर कॉलेज की हेल्पलाइन काम नहीं कर रही तो वह एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन उपलब्ध होगी। मान लीजिए आप किसी कॉलेज के छात्र हैं, आपके साथ भेदभाव किया गया, लेकिन आपने कॉलेज के पोर्टल पर या ऑनलाइन नंबर पर शिकायत किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो आप जो है अपने कॉलेज से जुड़े यूनिवर्सिटी को इसकी सूचना दे सकते हैं। यानी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ये भी जानिए। मान लीजिए जो शिकायत करता है अगर वो कहता है कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए, किसी को बताया ना जाए उसके बारे में, तो वो भी होगा। समता बढ़ाने के उपाय। अब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा वो समता बढ़ाने के लिए क्या क्या करेगा? सबसे पहले एडमिशन या रिन्यूअल पर छात्र और स्टाफ से अंडरटेकिंग लेना कि भेदभाव नहीं करेंगे। यानी एक प्रकार से बता देगा कि भाई हम भेदभाव नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए। नियम और हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर प्रमुखता से डालना, यानी हर एक नियम लिखा होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर लिखा होना चाहिए। ये हायर इंस्टीट्यूशन का काम होगा। हर सेशन से पहले ओरिएंटेशन बैठक छात्र, अभिभावक, वार्डन, शिक्षक, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन सबको नियम समझाना और बैठक की वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करना। यानी जब सेशन शुरू होगा, पढ़ाई शुरू होगी, उसके पहले एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में छात्र होंगे, अभिभावक होंगे, वार्डन होंगे, शिक्षक, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन सब होंगे और उसमें सभी को नियम समझाया जाएगा। भेदभाव से संबंधित, समता से संबंधित सारे नियम बताए जाएंगे। उसका एक वीडियो बनेगा और वो वेबसाइट पर अपलोड होगा। हॉस्टल, क्लास, मेंटोर, ग्रुप में चयन, आवंटन पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण रखना। यानी कि हॉस्टल आवंटन जो होता है, छात्रावास वितरण होता है या पीएचडी की सीटें होती, इंटरव्यू होती, उसमें जो है गैर भेदभावपूर्ण नीति अपनाना। पोस्टर्स, वर्कशॉप, इवेंट्स करना, यानी पोस्टर वगैरह लगाना, वर्कशॉप करना, सेमिनार करना, इन सारी चीज़ों पर मीटिंग बुलाना, लोगों को बताना, ये सारा होगा कि भाई भेदभाव
समाप्त करना है, समता को बढ़ाना है, इस पर इवेंट भी होगा। ज़रूरत पर प्रोफेशनल काउंसलर्स की मदद भी ली जाएगी। शिकायत करने वाले पीड़ित गवाह की सुरक्षा और पहचान की रक्षा करना, ये सब हायर इंस्टीट्यूशन का काम होगा। अगर भेदभाव की घटना हो जाए तो शिकायत कैसे होगी? तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो शिकायत कैसे करेगा? सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकता है। जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी उस पर शिकायत कर सकता है ऑनलाइन, या लिखित शिकायत दे सकता है, या डायरेक्ट ईओसी कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकता है। जो ईओसी के प्रमुख होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनको ईमेल कर सकता है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अगर वो कहता है तो इक्विटी हेल्पलाइन पर सूचना दे सकता है। हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी देगा, उस पर भी आप सूचना दे सकते हैं। अगर मामला दंड कानून का बनता है तो पुलिस को सूचना भेजी जाएगी। मतलब ऐसा कोई बहुत गंभीर भेदभाव का अपराध हो गया और उस पर दंड कानून भी बनता है तो पुलिस को भी सूचना दी जाएगी। टाइमलाइन अब ये भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि इसका केस चलता ही रहेगा मुकदमे की तरह। एक टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। 24 घंटे सूचना मिलते ही इक्विटी कमेटी मीटिंग करेगी। जो इक्विटी कमेटी है वो 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई करेगी। 7 वर्किंग डेज रिपोर्ट के बाद संस्थान प्रमुख कार्रवाई करेगा। ये जो कमेटी है ये अपना एक कार्रवाई करेगी, रिपोर्ट बनाएगी, फिर ये रिपोर्ट तुरंत किसको दिया जाएगा? ईओसी को दिया जाएगा और वो कार्रवाई करेगी 7 दिनों के अंदर। यानी एक कमेटी जो है ये काम करेगी 24 घंटे के अंदर। फिर जो संस्थान का प्रमुख है, जैसे प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, डायरेक्टर है, जो भी है, उसको तुरंत ये रिपोर्ट मिलेगी और वो 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करेगा। फिर ये जो रिपोर्ट है ये पीड़ित को भी 15 दिनों के अंदर मिलेगा। ठीक है, जो पीड़ित है उसको एक कॉपी दी जाएगी। अगर शिकायत संस्थान प्रमुख के खिलाफ हो तो मीटिंग ईओसी कोऑर्डिनेटर कराएगा और रिपोर्ट ऊपर वाले अधिकारी को दी जाएगी। तो ये भी हो सकता है भाई कि जो शिकायत है वो संस्थान के जो प्रमुख हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्हीं के खिलाफ है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने ही किसी व्यक्ति के साथ, किसी छात्र के साथ, या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही किसी व्यक्ति या किसी छात्र के साथ भेदभाव कर दिया, तो अब उसकी शिकायत तो भाई प्रमुख से करेगा नहीं। तो ईओसी कोऑर्डिनेटर मीटिंग कराएगा और रिपोर्ट ऊपर वाले अधिकारी को दी जाएगी। को ईओसी की एनुअल रिपोर्ट जनवरी के अंत तक व यूजीसी व संबंधित संस्थाओं को देनी होगी। मान लीजिए कोई हायर एजुकेशन संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो नियम नहीं मानेगा तो क्या होगा? मान लीजिए कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो नियम मान ही नहीं रहा, कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? यूजीसी जांच समिति बनाएगी। नियम तोड़ने सिद्ध होने पर यूजीसी स्कीम से बाहर हो जाएगा। यानी वो जो कॉलेज है, संस्था है, यूनिवर्सिटी है, वो यूजीसी के स्कीम से बाहर हो जाएगा। जैसे यूजीसी बहुत सारे फंड देती है, पैसे देती है कॉलेज यूनिवर्सिटी को, वो देना बंद हो जाएगा उस कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को। डिग्री प्रोग्राम्स चलाने से रोक दिया जाएगा। यानी जो डिग्री यूनिवर्सिटी जारी करती है वो यूजीसी के परमिशन से ही होता है, तो उसकी डिग्री रोक दी जाएगी। ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने से रोक दिया जाएगा। यूजीसी एक्ट की सूची 2F12B से हटाया जा सकता है। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जो मान्यता है वो भी ख़त्म हो सकती है। केस के हिसाब से अन्य दंड भी दे सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज कार्रवाई नहीं करती है तो ये पूरा कानून था। मैंने बहुत सरल शब्दों में इसको समझाया है। फ़िलहाल इसका जो PDF है पूरे कानून का मेरे पास है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको पढ़िए अच्छे से। अब बात करते हैं, कुछ सवर्ण इसका विरोध करते हैं। अब उन लोग का मानना ये है कि इसमें जो शामिल किया गया SC ST OBC के खिलाफ ही शामिल किया गया है, इसमें जनरल को नहीं शामिल किया गया। उनका मानना है कि जनरल के साथ भी भेदभाव हो सकता है। मान लो कोई टीचर OBC का है, SC ST का है, तो वो जनरल बच्चे के साथ भी भेदभाव कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जातिगत भेदभाव
जो तथाकथित निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग हैं उनके साथ ही होता है। सवर्ण जातियाँ तो अपने जाति पर गर्व महसूस करती हैं, तो उनके साथ तो जातिगत भेदभाव हो ही नहीं सकता। जातिगत भेदभाव तो एक प्रकार से किसके साथ होता है? SC ST OBC, इन्हीं के साथ होता रहा है। ठीक है, और अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर डर किस बात का है? अब बहुत सारे सवर्ण छात्र विरोध कर रहे हैं कि बहुत सारे सवर्ण छात्र या बहुत सारे लोग इसके विरोध में इसलिए आए हैं क्योंकि उनका कहना है कि इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे SC ST एक्ट है, उसका बहुत जगह मिसयूज़ किया गया है। ऐसे ही इस कानून का भी गलत फ़ायदा उठा सकते हैं और सवर्ण के छात्रों को इससे नुकसान होगा, उनको फंसाया जा सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। एक पॉइंट ये भी है कि सवर्ण लोगों का कहना है कि पहले के नियम जो थे उसमें ये था कि मान लीजिए कोई SC ST झूठी साजिश करके किसी सवर्ण छात्र को फंसाना चाहता है, तो अगर बाद में पता चलता है कि ये साजिश झूठी है, ये केस झूठा है, तो उस SC ST या OBC के बच्चे पर जुर्माना लगाया जाता था, उसको दंड दिया जाता था। लेकिन इस नियम में वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए सवर्ण जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कम से कम ये तो होना चाहिए कि अगर कोई झूठा केस बनता है तो उस पर जुर्माना लगाना चाहिए कि ताकि झूठा केस ना बने। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिन पर सवर्णों का विरोध जारी है। हालांकि अगर भेदभाव आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए खतरे की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी को या UGC को बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें ये देखा गया है कि जातिगत भेदभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और हालिया की घटनाओं के बारे में आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे सुसाइड हुए हैं भेदभाव को लेकर, मानसिक रूप से परेशान किया जाता है बच्चों को। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक कानून बनाया गया है। सवर्णों के खिलाफ नहीं है कानून, मैंने पूरा बता दिया। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें सवर्णों के खिलाफ कोई बात लिखी हो। फिर भी अगर आपको एक कानून पूरा पढ़ना है तो PDF मेरे पास है, उसमें आप देख लीजिए। और इसमें EWS की भी बात की गई है कि उसके खिलाफ भी अगर भेदभाव होता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा कानून रहा और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कानून समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।